और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है एक यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो कॉमर्स के बच्चे 11th एंड 12th में वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। एंड दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए जो 12th के बच्चे हैं, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और जो एसपी का सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मैं आज उनके लिए ये लेक्चर लेके आया हूं। दोस्तों मैं बता दूं, लेसन नंबर 9 का ये लेक्चर है और लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लिए थे, लेक्चर नंबर 2 में एफर्ट्स नहीं लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने लेक्चर नंबर 3 को पूरी तरह से नहीं देखा, फोकस के साथ नहीं देखा, अभी भी कंफ्यूजन है, तो पहले वो कंफ्यूजन दूर कर आओ और उसके बाद ही आपको ये लेक्चर देखना है। क्योंकि देखो यार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टर्म्स रिलेटेड कुछ हम बात करेंगे और इसी के साथ आज हम इस पूरे लेक्चर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करने वाले। तो दोस्तों वो डिस्कशन आपको तभी समझ आएगा अगर आपको लेक्चर 3 की जो प्रॉपर तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है सब कुछ समझ में आती है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, ये लेक्चर 3 था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। दोस्तों आज हम प्रोसेस वगैरह पे बात करने वाले, तो ये पूरा नेसेसरी है कि आप लेक्चर नंबर 3 देख कर आओ। ठीक है, चलो बाकी इस लेक्चर को दोस्तों आपको शेयर करना है। आई होप आप सभी को हमारे साथ पढ़कर मजा आ रहा है। मेक श्योर करें आप इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो और मेक श्योर करो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं, एक बार चेक कर लो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट समस्या आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, goldie_, ये मेरा इंस्टा आईडी है। मैं आप सभी को जल्द से जल्द मैसेज करने की पूरी कोशिश करता हूँ और अब तक मैंने सारे बच्चों को रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो तुम्हें भी दूंगा, टेंशन ना लो यार। ठीक है, चलो अभी अब आ जाओ यार, यहाँ पे तुम्हारा और समय नहीं लूंगा। लेक्चर 4 अब हम स्टार्ट करते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। दोस्तों चलो पहले मुझे आप ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि पार्ट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। हमने उसमें किन किन चीजों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो हमने डिपॉजिटरी कौन होता है समझा, हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट समझा, बेनिफिशियल ओनर समझा और इशूअर कंपनी समझा। कंपनी वही जिसके हम लिस्टेड शेयर्स खरीद रहे हैं, बेनिफिशियल ओनर यानी कि वो इन्वेस्टर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी कि बीच का आदमी जो हमें डिपॉजिटरी से मिलवाता है, और किंग जो पूरी डिपॉजिटरी सिस्टम का जो मेन हेड है वो है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का सब कुछ काम करता है। सब कुछ, शेयर्स ट्रांसफर हो रहा है, शेयर का सेल हो रहा है, शेयर्स के ट्रांसमिशन हो रही है, आपको शेयर पे पैसे मिलते हैं या सिक्योरिटी पे पैसे मिलते हैं, तो ये सारी चीजें पता है कौन हैंडल करता है, वन एंड ओनली द किंग, डिपॉजिटरी। और अपने देश में 2 डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। और अपने देश में अगर हम बात करें इंडिया की, तो उसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बहुत तरह के लोग हैं। ठीक है, ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, बैंक, पीएफ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसीज और ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो अपने देश में एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक्ट करती है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा और दोस्तों ये लेक्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, कोई भी बच्चा सीधा यहाँ पे जंप नहीं करेगा, आपको ये रिवीजन करवाना जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई शौक नहीं ना, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे पहुंच जाऊं। चलो यहाँ पे अब देखो, टर्म्स रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। अब समझते हैं पहले कि इस डिपॉजिटरी सिस्टम में कुछ ऐसे 4 वर्ड्स है जिनका आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी आज के जो हम प्रोसेस समझेंगे उसके लिए। पहला है दोस्तों डीमटेरियलाइजेशन। दोस्तों देखो यार, फिजिकल फॉर्म में कोई चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, उसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। लेकिन सर फिजिकल फॉर्म किस चीज का फिजिकल फॉर्म, सिर्फ इसमें बता रहा हूं। फिजिकल फॉर्म में दोस्तों आपके पास शेयर सर्टिफिकेट था, जैसे हमने बात की थी आज से कुछ साल पहले, कंपनी के जो शेयर्स थे या कंपनी रजिस्टर भी करवाना पड़ता था, तो सब कुछ फिजिकल फॉर्म में होता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कुछ नहीं होता था। तो जब आप फिजिकल, आपको जो शेयर्स आप परचेस करते थे, तो आपको ना एक फिजिकल रिसिप्ट मिलती थी, फिर उस रिसिप्ट से आप उसको शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करते थे, कंपनी सेक्रेटरी आपको एक शेयर सर्टिफिकेट भेजता था। ये पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग जाते थे। और इस पूरे प्रोसेस को जब आपके जो फिजिकल शेयर्स है आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हो, तो दोस्तों उसको डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आया? फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को कन्वर्ट कराना, इस पूरे प्रोसेस को हम डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। अब इसका उल्टा कर दो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, नहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इधर था ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना शेयर्स को, इसे हम रीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। वापस डीमैट किसको, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक को शेयर्स को कन्वर्ट कराना, मतलब फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने को हम डीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। और दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से, बहुत फंबल हो रहा है यार मैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से आप क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में करवा रहे हो, इसे हम रीमटेरियलाइजेशन बोलते हैं। आप रीमटेरियलाइजेशन को एक रिवर्स प्रोसेस बोल सकते हो, ये डीमटेरियलाइजेशन का एकदम उल्टा है।
डीमटेरियलाइजेशन में हम क्या करते हैं, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक जाते हैं, और रीमटेरियलाइजेशन से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसमें बच्चे क्या कर रहे हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, डीमैट का रीमैट कर देते हैं और रीमैट का डीमैट कर देते हैं, हो गया खत्म, ठीक है, समझ में आया। तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ठीक है। ये एक इनिशियल प्रोसेस है, ये डीमैट का उल्टा प्रोसेस है, तो रीमैट को रिवर्स प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो ये दो टॉपिक्स पे इतना डिस्कशन काफी है। आपके बुक में एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दे रखा है, वो एग्जाम में 5 मार्क के लिए बन चुका है। आपके ही पेपर में 2024 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 5 मार्क का डिफरेंस बिटवीन हर बार देखने को मिलता है, और प्रोबेबली ये बार भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन डीमटेरियलाइजेशन वर्सेस रीमटेरियलाइजेशन। गॉट इट, कर लोगे पक्का, उसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लो, इजी है, मतलब समझ आना भी, मतलब याद नहीं कर सकते क्या। डीमटेरियलाइजेशन करना है तो आपको डिपॉजिटरी के द्वारा करवाना होगा, अगर आपको रीमटेरियलाइजेशन करना है तो दोस्तों इसमें आपको इश्यूअर कंपनी करवाएगी, इतना ही डिफरेंस है भाई। चलो फंजिबिलिटी से पहले हम इसको समझते, ठीक है, एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। खैर ये आपके बुक में और ज्यादा बेटर वे में दिया है, बट जितना इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट हम इन चीजों पर आपके साथ डिस्कशन कर सके। और साथ ही साथ दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन राइटर शॉर्ट नोट में बहुत रेयर बनता है, लेकिन आपको इस चीज को याद करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको स्किप नहीं कर सकते हम एग्जाम के लिए। चलो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो पहले टॉपिक का नाम क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ISIN इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चलो मतलब कोई तो सिक्योरिटीज को रोल नंबर दे रही है एक तरीके से, है ना, सिक्योरिटीज को रोल नंबर मिल रहा है। चलो देखते हैं इस पर और चर्चा करते हैं, क्या लिखा है, कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक सिक्योरिटी। अच्छा मतलब बच्चा आप ये कहना चाह रहे हो सर कि बहुत सारे सिक्योरिटीज होते हैं, अब सिक्योरिटीज को पहचाने कैसे, तो सिक्योरिटीज जब आप खरीदते हो ना उनको एक नंबर दिया जाता है, उनको एक रोल नंबर दिया जाता है। जैसे दोस्तों हम बच्चे कैसे क्लास में पहचानते हैं, मैम सबका तो नाम याद नहीं रखती, तो रोल नंबर 6, रोल नंबर 7 ऐसा होता है ना, तो ऐसा ही दोस्तों सिक्योरिटीज के भी केस में आप हर किसी का सिक्योरिटीज को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। आज एक ही कंपनी में बहुत सारे तरह के आपको इक्विटी शेयर्स पे वेराइटी मिल जाएगी, ठीक है, उनके नंबर्स अलग होंगे, क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, सो दैट हम शेयर्स को हम सिक्योरिटीज को पहचान सके, उसको अच्छे से इजीली लोकेट कर सके कि भाई वो किसके पास है, वह सिक्योरिटी में क्या चेंजेस है, इस सिक्योरिटी में जिसका रोल नंबर 1 है इसमें क्या फर्क है, और जिसका रोल नंबर 3 है इसमें क्या फर्क है, हम इसको डिफरेंशिएट कर सके, इसके लिए इन सभी को नंबर दिया जाता है, और इस नंबर को ISIN नंबर कहते हैं। समझ में आया। चलो ISIN in any country are allotted by that country's NNA, मतलब अपनी कंट्री इंडिया में भी कोई एक NNA होगी। दोस्तों NNA पता है क्या है, ये एक ऐसा आप कह सकते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटीज को नंबर अलॉट करती है। NNA का फुल फॉर्म नेशनल नंबरिंग एजेंसी। तो दोस्तों कभी सोचा है अपने देश की नेशनल नंबरिंग एजेंसी कौन हो सकती है, आपको क्या लगता है, बुक में ना देखो ऐसे ही क्या लगता है, बच्चा कह रहा है सर मुझे लगता है ना RBI हो सकती है, RBI ठीक है, एक अच्छा गेस है आई गेस। फिर और कौन सा, क्या लगता है आपको, बच्चा कह रहा है सर ROC नहीं यार मुझे तो नहीं लगता, बाकी सेबी, ओके सेबी, हाँ सेबी एक है, आपने सही गेस करा, RBI वाला आप भी बहुत क्लोज थे। ये देखो ये जो होता है नंबर दोस्तों ये ग्लोबली एक्सेप्टेड होता है, ठीक है, और देखो अभी इन इंडिया ISIN सिक्योरिटी इज असाइंड बाय सेबी, मतलब जो NSDL है जो डिपॉजिटरी है, जब डिपॉजिटरी किसी को सिक्योरिटीज जब कोई परचेस करता है तो डिपॉजिटरी उसको नंबर अलॉट करती है, आपने 3 नंबर के सिक्योरिटीज को परचेस किया है, तो ये NSDL के पास ये पावर नंबर देने की पावर किसने दी है, भाई सेबी ने दी है, ठीक है। और अगर दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी तो वो RBI करता है, NSDL के लिए कौन, सेबी, डीमैट सिक्योरिटीज के लिए कौन करता है, सेबी, और दोस्तों ये अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगा तो कौन करता है, RBI। चलो डन। अब समझते हैं ये कितने डिजिट का होता है सर, जैसे मेरे रोल नंबर क्लास में 10 है, ठीक है, जैसे तो आपका रोल नंबर 10 है इसका मतलब ये कि आपका 2 डिजिट रोल नंबर है, तो ऐसे ही दोस्तों आपके मन में ख्याल होगा ना सर ये सिक्योरिटीज जब असाइन होती है या शेयर्स होता है तो इस पे जो रोल नंबर होता है कितने नंबर का होता है, 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड, मतलब नंबर्स के साथ अल्फाबेट्स भी अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं, ठीक है, तो वो 12 डिजिट का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो ये दोस्तों एक शेयर सर्टिफिकेट, यहां पे नाम, नंबर ऑफ शेयर से पहले नेम ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स,
ठीक है, बाकी सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर, फिर यहाँ पे कॉमन सील इफ एनी, और यहाँ पे 2 डायरेक्टर्स का साइन और चेयरपर्सन का भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से ये एक शेयर सर्टिफिकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम इतने देर से वो ISIN नंबर की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे टॉप पे रहता है। कितने डिजिट का होगा ये? 12 डिजिट का ये नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। और ये डीमैट शेयर्स है, तो ये डीमैट शेयर्स ये नंबर किसने अलॉट किया होगा? भाई सेबी ने। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी की सिक्योरिटीज होती तो कौन अलॉट करता? RBI। समझा? एंड ऑफ डिस्कशन। आई होप आप सभी को समझ में आया ये जो मैं आज इतने देर से अपने लेक्चर में बताना चाह रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलो भाई आगे। अब हमने एक टॉपिक स्किप किया है, फंजिबिलिटी का। फंजिबिलिटी बच्चे आपके बुक में ना बहुत ज्यादा दे रखा है, और बच्चे यानी इस पोर्शन से, उस पर्टिकुलर टॉपिक से, स्पेसिफिक टॉपिक से बहुत डरते हैं। तो आज तुम्हारा भाई बढ़िया से करा देगा, बिल्कुल टेंशन ना लो, और सबका फोकस यहाँ पे। ठीक है, फंजिबिलिटी सीखने तैयार, एकदम फुल, एकदम रेडी हो जाओ, फुल एकदम ऐसा। इतना इजी टॉपिक है, मां कसम तुम बोलोगे सर क्या सिखा रहे हो, ये तो सर बुक में इतना डिफिकल्ट दिया है, लेकिन ये इतना इजी टॉपिक है क्या बात कर रहे हो आप? आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा। और मार्क कर लो फंजिबिलिटी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है भाई डिफाइन द फॉलोइंग में, 1 या 2 मार्क के लिए। ठीक है, ये डिफाइन द फॉलोइंग में आता है भाई। और जहां तक मुझे लास्ट ईयर का पेपर याद है, फंजिबिलिटी शायद पूछा था इनने, तो इंपॉर्टेंट है। और मैं बाकी बता दूं, CS एग्जीक्यूटिव SLCM मॉड्यूल नहीं, अब तो पोर्शन चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया है। तो CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 उसमें एक सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, और सिक्योरिटी लॉ में लेसन नंबर तीसरा में एकदम स्टार्ट में ही, और उस लेसन का नाम पता है क्या? डिपॉजिटरी एक्ट में एक डेफिनेशन है उसमें, और उस डिपॉजिटरी एक्ट में CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे SLCM आपकी बुक फंजिबिलिटी का ये टॉपिक आपको मिल जाएगा वहां पे। उसमें दोस्तों ये फंजिबिलिटी लिखा गया है। CS के बच्चे नहीं समझ पाते इसे, और ये इतना चिंदी टॉपिक है, लेकिन आज तुम्हारा भाई तुम्हें कराएगा। चलो फोकस करो यहाँ पे, मजा आएगा इसको पढ़ाने में। फंजिबिलिटी दोस्तों बताओ, तैयार? पक्का पूरा फोकस यहाँ पे प्लीज। ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम दोस्तों A, और ये एक कंपनी है, इस कंपनी का नाम है दोस्तों B। क्लियर? इस कंपनी का एक इक्विटी शेयर, और ये कंपनी का इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर ही है ना, कुछ अलग तो है नहीं, इसका इक्विटी, तेरा इक्विटी। भाई भले ही ये इक्विटी, इसका जो एक शेयर है, ये भले ही दोस्तों 100 रुपए का होगा, इसका एक शेयर 100 रुपए का। अरे यार रुको एक सेकेंड, देखो यार दोस्तों, भले ही ये शेयर 100 रुपए का होगा एक शेयर, और भले ही इसके शेयर 1000 रुपए के होंगे, भले ही 1000 रुपए के होगा एक शेयर, लेकिन है तो इक्विटी। अरे इक्विटी में तुम कैसा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो? तू भी इक्विटी, ये भी इक्विटी, भले ही तू 100 रुपए का है, भले ही तू 1000 रुपए का है, लेकिन है तो इक्विटी ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्क्रिमिनेशन चलता है भाई इनमें भी। ठीक है, रेसिज्म है यहाँ पे भी। कैसा? तू इक्विटी है, तू भी इक्विटी है, अच्छा अपन भाई। अरे तू 100 रुपए का है, मैं 1000 रुपए का हूं, चल निकल। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इक्विटी है तू भी इक्विटी है, एक ही बिरादरी के हो दोनों, तू भी इक्विटी। समझ में? भले ही तेरी वैल्यू अलग होगी, लेकिन भाई हो तो एक ही बिरादरी के ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको फंजिबिलिटी का एक पार्ट है, ये मैं समझा रहा हूं, तुम देखो अभी कैसे कनेक्ट करवाऊंगा। इक्विटी शेयर्स इस कंपनी का और इक्विटी शेयर्स बी कंपनी का। क्या मैं ये ए कंपनी का मैं एक इन्वेस्टर हूं, इसका नाम है भैया गोल्डी ने दोस्तों ए के शेयर्स खरीदे, और जब गोल्डी के पास ए का शेयर था तो उसने बी को अप्रोच किया, और गोल्डी ने बोला सुनना बी कंपनी, मेरे पास ए कंपनी के शेयर है, तेरे शेयर 100 रुपए के ना, मेरे 1000 रुपए के। एक काम कर, तू मुझसे मेरा ए कंपनी का शेयर ले ले, बदले में मुझे बी कंपनी के शेयर दे दे। समझ में आया? तो क्या गोल्डी बी कंपनी के शेयर्स के साथ एक्सचेंज कर सकता है अपने शेयर्स को? क्यों नहीं कर सकता भाई? एक ही बिरादरी है, वो भी इक्विटी शेयर, तू भी इक्विटी शेयर,
तुझे यहाँ पे पहले एक शेयर मिलता था और उसकी जो वैल्यू थी वो समथिंग अराउंड 1000 रुपए की थी, तो तूने इसको दे दिया। इसका मतलब दोस्तों तुझे बी कंपनी के 10 शेयर मिलेंगे और उस 10 शेयर की वैल्यू पता कितनी होगी, 1000 रुपए होगी। है तो इक्विटी, वैल्यू में ऊपर नीचे हुआ। समझ में आया? ये है एक पार्ट फंजिबिलिटी का। फंजिबिलिटी यानी कि तुम अगर इक्विटी शेयर्स में इक्विटी शेयर्स के साथ डीलिंग कर रहे हो तो तुम एक ही बिरादरी वाले के साथ डील कर रहे हो, लेकिन इन दिस केस, समझाइए। चलो अभी किधर गया भाई? हाँ एक बार देख लो, सब समझ गया ना, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, अब इन द सेम केस दोस्तों, ये एक कंपनी, इसका नाम है बी, ये एक कंपनी, इसका नाम सॉरी ए बी, ठीक है कंपनी, इसका इक्विटी शेयर है मेरे पास ये बी का प्रेफरेंस शेयर। क्या मैं इक्विटी को प्रेफरेंस के साथ घुमाऊं तो चलेगा क्या? बिरादरी अलग अलग, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा भाई। तू इक्विटी है, तू प्रेफरेंस है, मैं तुझे आपस में नहीं बदल सकता। समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बदल सकता हूं लेकिन फिर तो मैं उसको बोलूंगा चल एक्स्ट्रा पे कर, लेकिन क्या ये बाय लॉ एक्सचेंज हो सकता है? नहीं ना, दोनों अलग अलग बिरादरी के भाई। देखो एक और तुम्हें चीज बताता हूं, मैं इसको एक्सचेंज कर सकता हूं। अब एक और बात मैं आपको वापस बताता हूं। देखो अब तुम बोलोगे सर इक्विटी इक्विटी तो एक्सचेंज हो गया, मतलब ये समझा, पर क्या हम इक्विटी और प्रेफरेंस ये एक्सचेंज नहीं कर सकते? दोस्त इसको भी आप कर सकते हो। बस ये देखो, इक्विटी समझो एक शेयर आपका समथिंग अराउंड 100 रुपए का है, प्रेफरेंस आपका 10 चलो एक ही लेता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, एक शेयर 1000 रुपए का है। आप इसमें भी एक्सचेंज वगैरह कर सकते हो, इसको बोलते हैं फंजिबिलिटी। लेकिन जब आप प्रेफरेंस शेयर्स खरीदोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 900 रुपए उसको एक्स्ट्रा पे करो, क्योंकि भाई देखो आप उसको अपना इक्विटी दे रहे हो, वो आपको अपना प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, तो बाकी में जो डिफरेंस अमाउंट है वो तो आपको पे करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, चलो इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको एक और बारी वापस बताऊंगा, और ये एग्जांपल तो भाई सबसे बढ़िया, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सबको मारो गोली भाई। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, इस बैंक का नाम है लेना बैंक। ये बैंक के पास में गया, मेरे पास था दोस्तों 500 रुपए का नोट, 500 रुपए का, भाई मजाक ही गया, मेरे पास था 500 रुपए का नोट। मैं गया भाई, ये मेरे हाथ है, मैं गया 500 रुपए का नोट लेकर और लेना बैंक को बोला इसका चेंज कर दो ना प्लीज, छुट्टा चाहिए मेरे को थोड़ा। ठीक है, तो बैंक वालों ने बोला चल ठीक है करा दूंगा, क्यों टेंशन लेता है। तो ये बैंक वालों ने मुझे, मैं बैंक को दिया एक नोट दिया 500 का, बैंक ने मुझे 5 नोट दिए 100 रुपए का। क्या बात है, बैंक तो लुट गया दोस्तों। मैंने बैंक को सिर्फ एक नोट दिया था, बैंक ने मुझे 5 नोट दिया है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? मैं बैंक तो लूट गया, मैंने बैंक को सिर्फ एक नोट दिया, बैंक ने मुझे 5 नोट दे दिया। भाई मैं नाच रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने बैंक को एक नोट दिया और बैंक ने मुझे 5 नोट दिया। नाचू ना? बच्चा बोले अरे सर क्या बात कर रहे हो, दिमाग हिल गया तुम्हारा, क्या पागल हो गए हो क्या? तुमने कितना भी उसको नोट दिया हो, उसकी वैल्यू तो उतनी है ना भाई, वैल्यू तो उतनी है। जैसे एक नोट, मैंने उसको 500 रुपए का नोट दिया, मेरे को बदले में 5 नोट दिए उसने, जिसमें सारे नोट के 100 रुपए की वैल्यू थी। 100 रुपए का एक नोट, ऐसे 5 नोट होंगे तो 500। भले ही दोस्तों उसके पास क्वांटिटी ज्यादा होगी, बट अगर उसकी वैल्यू उतनी है, समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने यहां पे इसको एक नोट दिया 500 रुपए का, उसने मुझे 5 नोट दिए 100 रुपए के, तो विच इक्वल्स टू 500, राइट? किसी का मैथ्स ऐसा खराब तो नहीं है ना, इतना तो कैलकुलेशन आता है। तो मैं नाच रहा हूं भाई, बैंक हो गया, मैंने बैंक के साथ फ्रॉड कर दिया आज। मैंने बैंक को दिया एक नोट, बैंक ने मुझे दिए 5 नोट। फिर आप मेरे पास आए, बोले एक भाई तू रुक, 1 मिनट रुक भाई, तूने कितना नोट दिया बैंक को? मैंने बैंक को एक नोट दिया था। कितने रुपए का दिया था? 500 रुपए का। फिर बैंक ने तुझे कितने नोट दिए? 5 नोट दिए भाई, 5 नोट ले गया तुम्हारा भाई। पर उस 5 नोट की जो अल्टीमेट टोटल वैल्यू थी वो थी 500 रुपए। तो भले ही तेरे पास 5 हो, 1 हो, उसकी वैल्यू तो उतनी है ना। समझ में आया? तो अगर एक कंपनी का इक्विटी शेयर या दूसरे कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसकी वैल्यू के हिसाब से काउंट करना है। ऐसा नहीं मैं तेरे को इस कंपनी के 10 इक्विटी शेयर देता हूं और उस 10 इक्विटी का 1 रुपया होता है। मैं तेरे को इस कंपनी का एक इक्विटी शेयर देता हूं, उस एक इक्विटी शेयर की वैल्यू 1000 रुपए की है। समझ में आया? क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी, वो कंपनी डिसाइड करती है कि 100 इश्यू करना है शेयर्स, 200 इश्यू शेयर्स करना है, ये सब कंपनी डिसाइड करती है। समझ में आ रहा है? लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है, आपको प्राइसिंग से मतलब रखना है।
ठीक है, प्राइसिंग से मतलब रखना है। समझ में आया? इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों फंजिबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया है। प्लीज एक बार बता दो यार, आप सभी की ऐसे बत्ती गुल लग रही है मेरे को। लेकिन ये फंजिबिलिटी कंसेप्ट इजी है। यहाँ पे ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मैटर नहीं करता या नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैटर नहीं करता जब आप किसी के साथ ट्रांजैक्शन करते हो। इसमें मैटर करता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट वैल्यू। समझ में आया? लेक्चर में आगे नहीं बढ़ू, फंजिबिलिटी एक बार वापस समझाओ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, ये लेक्चर नंबर 4 में मैं सिर्फ यही 4 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आज तुम्हें। मेरा एक और टॉपिक का प्लान था बट ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डंडे गुल हो चुके हैं, तो हम इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा और लेंदी कर दूंगा। बट आपको फंजिबिलिटी समझाना थोड़ा सा मुझे लगता है जरूरी है, और लाइक 20 मिनट्स तक हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो मैं इस लेक्चर को ज्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा क्योंकि आज मुझे एक और टॉपिक पे बहुत डिस्कशन करनी थी। मतलब एक अलग ही टॉपिक है वो, तो सोचा डिफरेंट वे से अप्रोच करेंगे। तो मैं इस लेक्चर को और 2 मिनट आपको फंजिबिलिटी वापस बताऊंगा। फंजिबिलिटी सीख लो यार, इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको नहीं समझा, मुझे ऐसा लगता है, बस बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। बट अभी मैं एक और बार एग्जांपल दूंगा, एक पूरा फ्रेश स्टार्ट। जितना भी आपने सीखा सब कुछ भूल जाओ भाई फंजिबिलिटी पे। एक बार फ्रेश स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट्स में इस टॉपिक को एंड करेंगे, फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक सिखाऊंगा। चलो भाई, जैसे दोस्तों देखो यार, ये एक कंपनी है भाई, यहाँ पे एक और कंपनी है, 2 कंपनी है। इस कंपनी का नाम ए है, इस कंपनी का नाम बी है। मैं हूं एक इन्वेस्टर, यहां पे है एक इन्वेस्टर। ए के पास दोस्तों, मेरे पास ए कंपनी में पता है क्या, ये बंदे के पास, इसका नाम जी है और इसका नाम एम है। समझ में आया? लोगों का नाम वाम क्लियर हो गया एकदम। चलो अब ए कंपनी में दोस्तों, ये जी के पास पता है क्या कितने शेयर्स है? इसके पास टोटल 100 शेयर्स है, और ये 100 शेयर्स की आपको वैल्यू पता है कितनी है? 10,000। क्या बात है ना, सोचो ना, जी के पास ए कंपनी में 100 शेयर्स है और उसकी वैल्यू 10,000 है। 100 शेयर्स, क्या बात है दोस्तों, 100 शेयर्स, बड़ा आदमी है ना एकदम। किसी कंपनी में इसने 100 शेयर्स खरीदे, बहुत बड़ा आदमी है। अब ये बी जो है ना दोस्तों, ये बेचारे के पास, ये जो एम है ना, इस बेचारे के पास बी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 1 शेयर है भाई, सिर्फ 1 शेयर है। क्या गरीब आदमी है यार, 1 शेयर है, बस 1 शेयर है। और इस 1 शेयर की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 10,000। फंजिबिलिटी समझ जाएगा। अब ये अपने पास डेटा गिवन है। ए कंपनी, जी इज द इन्वेस्टर इन ए कंपनी, और एंड जी होल्ड समथिंग अराउंड 100 शेयर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000। समझ में आया? इन कंपनी बी देयर इज एन इन्वेस्टर एम होल्डिंग ओनली 1 शेयर अमाउंटिंग टू ₹10,000। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो फंजिबिलिटी कैसे तुम्हें टच कराता हूं। एक दिन जी और एम रास्ते से जा रहे थे, जी ने एम को देखा, एम ने जी को देखा। सुनो जी, एम ने बोला, तो एम ने बोला तो सुनो जी, तो जी ने बोला बोलो एम, क्या दिक्कत हो गई भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। तो बोलता यार मैं ना 20 शेयर के कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहता हूं। मैंने बोला ला यार बता कितने शेयर से, बता, अपन दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं, तू बेच क्यों रहा है? तो एम ने बोला यार तेरी बात सही है, एक्सचेंज कर लेते हैं, बेचो क्यों, तू भी ए कंपनी का होल्डर है, मैं भी बी कंपनी का होल्डर हूं, आजा अपने शेयर्स को हम एक्सचेंज कर लेते हैं। भाई अपना जी और एम ने सोचा ठीक है डन करते हैं इसको, शेयर्स को अपन परचेस कर लेते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज कर लेता है ठीक है। तो अब जी ने एम को 100 शेयर दिए और इसकी वैल्यू कितनी थी? अमाउंटिंग टू ₹10,000। तो भाई एम तो बहुत खुश हो गया कि उसको ए कंपनी के 100 शेयर्स मिले, भाई बहुत खुश हो गया। कौन? अपना एम खुश हो गया। अब एम ने, इनके बीच में एक्सचेंज चल रहा था, क्या जी एम को अपने शेयर्स देगा, एम जी को अपने शेयर्स देगा। अब जैसे ही जी ने एम को दिया 100 शेयर्स, भाई खुश, एकदम खुश। अब एम की बारी थी जी को शेयर्स देने की, तो जी जब एम ने ऐसा हाथ बढ़ाया कि ले भाई शेयर्स पकड़ तेरे, तो जी के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 1 ही शेयर आया, अमाउंटिंग टू ₹10,000। अब ये जो जी था ना भाई, इसने पकड़ लिया एम का कॉलर, बोलता भाई सुन, तेरे को मैंने दिए 100 शेयर, तू मुझे दे रहा है 1 शेयर, नहीं करना भाई, डील नहीं करना, नहीं करना ही नहीं मेरे को तेरे साथ डील। फिर एम जी को बोलता है सुनो जी, क्या बात करते हो यार, तुम अनपढ़ हो गया थोड़े, मैंने तुम्हें भले ही 1 शेयर दिया हो और तुमने भले ही मुझे 100 शेयर दिया हो, लेकिन उसकी जो अल्टीमेट वैल्यू है ना
वो 10,000 ही है। इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं दोस्तों फंजिबिलिटी। खत्म। समझ में आया? मजा आया भाई, अब मजा आया। ठीक है, देख लो, इस पूरे कंसेप्ट को कहते हैं फंजिबिलिटी। कंपनी ए, कंपनी बी, जी एक इसमें इन्वेस्टर है, उसके पास 100 शेयर है ए कंपनी के। बी एक कंपनी है, एम उस पर्सन का नाम, इसके पास एक ही शेयर है 10,000 रुपए के। जी और एम एक दिन रास्ते से जा रहे थे, जी ने एम को बोला तू मेरे शेयर्स ले ले, एम ने जी को बोला तू मेरे शेयर्स ले ले। दोनों के बीच में एक एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन की डील हुई, जिसमें दोस्तों जी ने उसको 100 शेयर्स दिए, तो भैया एम तो फुल नाच रहा है, उसको कंपनी के 100 शेयर्स मिले। लेकिन अब बारी थी एम को जी, अपना क्या नाम है इसका, एम को जी को अब शेयर्स देना था। जी ने तो एम को अपने 100 शेयर्स दे दिए, अब बारी है एम को जी को देने की। अब भाई जी को जब उसने शेयर्स दिए तो उसके पास सिर्फ एक ही शेयर आया, भाई हो गया नाराज, हो गया उदास। भाई मैंने तेरे को 100 शेयर दिए, तू मुझे एक ही शेयर दे रहा है, नहीं करना मेरे को ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं करना। फिर एम उसको बोलता है अरे जी कैसा आदमी है तू, अनपढ़ है क्या भाई, भले ही मैंने तेरे को एक शेयर दिया हो, तूने भले ही मुझे 100 शेयर दिया हो, लेकिन उस एक शेयर की अल्टीमेट वैल्यू जो है ना भाई मेरे दोस्त, वो है 10,000। और मैंने जो तुझे 100 शेयर या एक शेयर अपन दोनों के जो बीच में हुआ है, दोनों का वैल्यू 10,000 है। तुझे कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स कितना मिलता है तुझे वो मैटर नहीं करता, जो मैटर करता है और वो है उसकी अल्टीमेट वैल्यू। वैल्यू सेम है ना, बस मतलब ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। समझ में आया? फंजिबिलिटी हम यहाँ पे एंड करते हैं, इस लेक्चर को भी हम यहाँ पे एंड कर देना है। होप आपको इस फंजिबिलिटी में आज के बाद कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट में मे भी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगी मुझे भी, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा टॉपिक को स्ट्रेच किया। मैंने एक बैंक एग्जांपल के साथ आपको कनेक्ट करवा के दिया, और उसके बाद ये तीसरे एग्जांपल के साथ हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से समराइज किया। फर्स्ट एग्जांपल का कंसेप्ट था कि आपको फंजिबिलिटी से थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन कराऊं। सेकंड एग्जांपल के साथ ये था कि शेयर्स मार्केट को छोड़ो, दूसरी आउटर वे से हम इसको समझते हैं, और तीसरे एग्जांपल में सब कुछ एंड कर दिया इस पूरे फंजिबिलिटी के टॉपिक को। बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा हमारे साथ पढ़कर आप सभी को ये 4 टॉपिक और ये फंजिबिलिटी। आज भले ही इस लेक्चर में हमने इतना कुछ नहीं करा है, बट मेरे ख्याल से ये जो फंजिबिलिटी का टॉपिक है शायद आप कभी नहीं भूलोगे, और जब नहीं भूलोगे तो मुझे याद रखना, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट करना दोस्तों, अपने इस वीडियो को जाकर शेयर करना। फंजिबिलिटी इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और डीमैट और रिमैट का इस पे डिस्टिंग्विश बिटवीन बनता है, और इंटरनेशनल सिक्योरिटीज इसमें भी आ सकता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर है। लाइक एग्जाम पर्पज से नहीं होगा, लेकिन है भाई, ऐसे पूछ सकते हैं ये भी, और ये अगर एग्जाम में आ जाते तो आप लिख नहीं पाओगे कुछ, क्योंकि आप क्या सोचोगे इस पे क्या लिख कर आओगे अगर आपको याद नहीं होगा तो। चलो फिर इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से लेक्चर नंबर 5 लेसन नंबर 9 यहीं पे मिलूंगा। कहाँ मिलूंगा? JR कॉलेज पे, तो इंतजार करना। चलो दोस्तों मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करता हूँ।